हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू। गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में सफल हों। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करे। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, राजस्थान का इतिहास है। तो इसमें हमने कंप्लीट किया था एकीकरण ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एकीकरण है और इसमें हमने देखा था कि कुछ विसंगठित तथ्य। दूसरी क्लास में क्या देखा था कि राजस्थान से संबंधित कुछ एकीकरण जो हुआ था उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो राजस्थान के एकीकरण में थोड़ा सा हम देखते हैं कि कौन कौन से विसंगठित तथ्य हमने देखे थे। तो सर्वप्रथम हमने चर्चा की थी कि नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। टोंक जो रियासत थी उसे क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता था। दूसरा पॉइंट हमने देखा था धौलपुर व भरतपुर किस प्रकार की थी? जाट रियासतें आती हैं। धौलपुर व भरतपुर को जाट रियासतों की श्रेणी में रखा गया था। तीसरा पॉइंट हमने देखा था राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहता है, अतः सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी। हमने देखा था कि रियासती विभागों की स्थापना की गई थी। 1947 के अंदर रियासती विभागों की स्थापना की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है रियासतों को लेकर एक संभाग बनाया था, विभाग बनाया था, जिसके अध्यक्ष इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया था और उनके मुख्य सचिव बनाए थे पीपी मेनन ने। उनको कहा था कि आप रियासतों को किसी न किसी प्रकार राजस्थान में मिलाएं। कुछ भी हो, रियासतों की कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार को कोई क्रियाकलाप हो तो आप उनका समाधान करें और उनके राजस्थान में मिलने के लिए तत्पर करें। तो इस प्रकार 1947 में विभाग बनाया था। इस विभाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो इसके अध्यक्ष थे। तो सभी रियासतों को लेकर वल्लभ भाई पटेल ने प्रयास किए थे, इसलिए वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद हमने देखा था कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 सालों में होता है। 7 सालों की हमने चर्चा की थी। इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। और इसकी अगर हम बात करते हैं राजस्थान का जो एकीकरण है, चौथा पॉइंट हमने क्या देखा था कि राजस्थान के राज प्रमुख का पद है 7वें संविधान संशोधन 1956 को राज प्रमुख का पद हटा दिया गया था और राज्यपाल बनाया था। प्रथम राज्यपाल पंजाब निवासी गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। राजस्थान का प्रथम मनोनीत सिंह हीरालाल शास्त्री थे। इसके बाद की अगर बात करते हैं कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन से थे? मनोनीत की तो बात करते हैं हीरालाल शास्त्री थे, लेकिन निर्वाचित की हम बात करते हैं तो दौसा निवासी टीकाराम पालीवाल को राजस्थान की निर्वाचित श्रेणी में प्रथम बार निर्वाचित किया गया था। पहले हीरालाल शास्त्री आपको पता है पीएम थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का जब संविधान लागू हो जाता है तो पीएम रह नहीं सकते। एक स्टेट है एक पीएम, तो कैसे बनाएंगे? तो इसलिए कहे इनको पीएम के ओहदे से क्या सीएम बनाया गया था, अतः प्रथम मनोनीत सिंह ये थे। इसके बाद की बात करते हैं विक्टर साय, एकमात्र आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस से रिटायरमेंट है। और अगर बात करते हैं जयनारायण व्यास है, जयनारायण व्यास है निर्वाचित और मनोनीत दोनों की श्रेणी में इनको रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था कि राजस्थान का जो एकीकरण है उसमें कई रियासतें थी। उन्होंने कहा था कि हम तो पाकिस्तान में जाएंगे, हम तो कहे उस क्षेत्र में मिलेंगे, अलग अलग यूपी में मिलना चाहते थे, कोई कहीं, तो उनके लिए प्रयास किए थे। तो राजस्थान के एकीकरण को लेकर अगर हम बात करते हैं, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं राजस्थान के एकीकरण में हस्ताक्षर नहीं करा, राजस्थान का जो एकीकरण है उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करा, मैं मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं कि मैं राजस्थान में मिलना स्वीकार करता हूं। राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर बीकानेर के शासक सादुल नरेश सिंह के द्वारा, ठीक है, सादुल सिंह थे, नरेश सादुल सिंह के द्वारा राजस्थान के एकीकरण पर बीकानेर के शासक थे नरेश सादुल सिंह ने सर्वप्रथम इनके ऊपर हस्ताक्षर किए थे और कहा था कि मैं राजस्थान में मिलना स्वीकार करता हूं। इसके बाद अगर बात करें अलवर के शासक तेज सिंह थे, उन्होंने भी प्रयास किए थे, लेकिन प्रथम प्रयास में कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया जाता है, घुमा फिरा कर देंगे तो तेज सिंह को ऑप्शन में रखेंगे, लेकिन तेज सिंह ने प्रयास किए थे, अलवर के शासक तेज सिंह ने प्रयास किए थे। उससे पहले क्या है जो बीकानेर के शासक नरेश सादुल सिंह थे, उन्होंने क्या है विजय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए थे। राजस्थान के एकीकरण सबसे अंत में सिग्नेचर की बात करते हैं धौलपुर के शासक है, उनके द्वारा अंत में क्या विलय पत्र पर साइन किए गए थे। राजस्थान में एकीकरण को लेकर मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह मालवा है, गुजरात के राजाओं के साथ संयुक्त बैठक बुलाकर मेवाड़ यूनियन बनाना चाहते थे। वो कहते थे हम राजस्थान में एकीकरण में सम्मिलित नहीं होंगे, हम एक अपनी रियासतें जो है वो एक मेवाड़ यूनियन बनाएंगे। इसके बाद हमने अगला पॉइंट देखा था कि जो कोटा के शासक है भीम सिंह है, वो अगर बात करते हैं हड़ौती संघ बनाना चाहते थे। उनके साथ मिलकर क्या कहते थे कि हम तो क्या हड़ौती है, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ है, उनके आसपास के क्षेत्र है, उनको सम्मिलित करेंगे और एक अपना संघ बनाएंगे जिसका नाम क्या है हड़ौती संघ। बाद में भी विलय कर जाते हैं। इसके बाद की बात करते हैं जोधपुर के शासक है, जोधपुर के शासक है हुनत सिंह व हनुमत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर, मोहम्मद अली जिन्ना के बाद में आ गए थे। तो जोधपुर के शासक हुनत सिंह व हनुमत सिंह है मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर क्या पाकिस्तान में मिलना स्वीकार करते हैं कि हम तो क्या भाषा नहीं जानते हैं, हम तो क्या भाषा नहीं जानते हैं तो हम क्या यहाँ क्या करेंगे, तो वो क्या है वहां पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो लेकिन भारत सरकार के मुख्य सचिव वीपी मेनन ने जनता के विचार जानने के लिए एक समिति का गठन किया था जिसका अध्यक्ष शंकर देव राय थे। शंकर देव राय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी।
इस समिति के कहने पर, समझाने पर क्या है, इन्होंने भी राजस्थान में मिलना स्वीकार किया था। अतः जोधपुर भी क्या राजस्थान में मिलना स्वीकार करता है। राजस्थान के एकीकरण में सिरोही का 2 बार विलय हुआ। पहले छठे चरण में हमने देखा और फिर 7वें चरण में भी क्या सिरोही का होता है। सिरोही का जो शेष भाग बच गया था, माउंट आबू से संबंधित क्षेत्र था, वो राजस्थान में मिलना स्वीकार करता है। अतः राजस्थान का एकीकरण की बात करते हैं, सिरोही का राजस्थान में 2 बार विलय होता है, प्रथम बार सिरोही और दूसरी बार माउंट आबू के रूप में। सिरोही की अगर बात करते हैं तो प्रथम प्रयासों की कड़ी में सिरोही का वो क्षेत्र सम्मिलित किया गया था जिसमें गोकुल भाई भट्ट निवास थे, जहां पर क्या गोकुल भाई भट्ट निवास करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था पंडित जी जवाहरलाल नेहरू से कि उदयपुर ने राजस्थान में मिलना स्वीकार कर लिया है। उदयपुर जो रियासत है उसने राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया है। अतः अब कैसे करें, सिरोही का क्षेत्र है तो अपने पास आएगा, बहुत क्षेत्र अपने पास आएगा, वो गुजरात के पास है, क्योंकि उदयपुर ने सम्मिलित होना स्वीकार किया तो उसके आसपास के क्षेत्र है ये, तो ये तो अपने में तो आएगा नहीं, वहां जाएगा। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, सिरोही के आसपास के क्षेत्र थे, वो कहते हैं कि हमें चाहे कहीं मिला दो, कौन से क्षेत्र में मिला दो, लेकिन हमारे साथ हमारे क्या है, जो गोकुल भाई भट्ट है उन्हें हम क्या साथ में रखेंगे। अतः फिर न चाहते हुए सिरोही के इस क्षेत्र को, जहां हातल गांव है, गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थल है, वहां का जो क्षेत्र है उसमें क्या सिरोही को जो भाग है वो राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में क्या राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार का सिरोही का प्रथम बार सिरोही के रूप में सम्मिलित होता है हातल गांव सहित है। लेकिन दूसरी बार फिर प्रयास किए थे कि माउंट आबू का क्षेत्र है वो क्या अपने पास नहीं चले से, लेकिन फिर दोबारा प्रयास किया था और दोबारा प्रयास के कारण के माउंट आबू यानी सिरोही का जो शेष क्षेत्र रह गया था, बच गया था, वो क्षेत्र भी राजस्थान में मिलना स्वीकार करता है। लावा का विलय 1948 में अंतिम बार में हुआ था। तो इस प्रकार ये मुख्य बातें थी जिसमें हमने क्या बात की थी कि इस प्रकार ये विषय में राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था प्राचीन समय की अगर बात करते हैं तो राजस्थान को 3 श्रेणी में रखा जाता है। श्रेणियां कितनी बांटी गई थी? 3 श्रेणियां थी, ए, बी और सी है। राजस्थान बी श्रेणी में आता था। और अगर हम बात करते हैं सी श्रेणी में अजमेर को रखा गया था। ए श्रेणी में राजस्थान के क्या राज्यपाल आया करते थे। राज्यपाल को क्या ए श्रेणी में रखा, राजप्रमुख पहले राजप्रमुख हुआ करते थे, बाद में इनका पद बदलकर राज्यपाल की श्रेणी में रखा गया था। तो राज्यपाल ए श्रेणी में आया करते थे। इसके बाद हमने देखा कि राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत की अगर हम बात करते हैं मारवाड़ या जोधपुर सबसे बड़ी रियासत की श्रेणी में आते थे। और सबसे पुरानी की अगर हम बात करते हैं मेवाड़ थी, सबसे नवीन झालावाड़ थी और सबसे छोटी कौन सी शाहपुरा। ये कुछ रियासतें थी अपनी, जिसमें क्या बड़ी से पूछे, छोटी से पूछे, नवीन से पूछे या पुरानी से पूछ सकता है। इसके बाद अपने 3 ठिकाने चिप थे, 3 ठिकाने थे। कौन सा था? निमराना अलवर है, लावाटोंग का कुशलगढ़, बांसवाड़ा है। इन्हें अगर बात करते हैं सलामी नहीं दी, तोपों से सलामी नहीं दी जाती थी। नॉन सल्यूट अगर हम बात करते हैं नॉन सल्यूट के रूप में राजस्थान के वो कौन से क्षेत्र थे, यानी वो कौन से ठिकाने थे जो नॉन सल्यूट थे, यानी जिन्हें सलामी नहीं दी जाती, ये 3 क्षेत्र। इसके बाद हमने देखा था केंद्र शासित प्रदेश एक था, स्थान 2 थे। एक तो क्या है अजमेर मेरवाड़ा में रहा करते थे और स्थान की अगर बात करते हैं माउंट आबू में चले जाते थे। ठीक है, तो ये हमने मुख्य जो बातें वो हमने पढ़ी थी राजस्थान के विसंगति तथ्यों। इसके बाद एक समिति आती है श्री पी.वी. सत्यनारायण समिति के अनुशंसा के आधार पर जोधपुर को हाईकोर्ट बनाया गया था, जयपुर को राजधानी बनाया गया था और शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया था। और अगर हम बात करते हैं कृषि विभाग भरतपुर क्षेत्र के इसके आसपास क्षेत्र के इसको बांट दिया गया था। तो इस प्रकार के श्री पी.वी. सत्यनारायण समिति के अनुशंसा के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग क्षेत्र के विस्तृत कर दिए गए थे। इसमें हमने क्या मुख्य यही चीजें देखी, तो ये हमने क्या एक बार थोड़ा सा देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की कौन सी आती है? प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन सी आती है? राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताओं के बारे में। तो सभ्यताएं कई प्रकार की है। सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो का क्षेत्र है हड़प्पा है, उसकी बात करते हैं। पहले सबसे प्राचीन की वही सभ्यता थी, लेकिन उसकी अगर अपने भारत की अगर बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो क्षेत्र है वो कहां पर है? पाकिस्तान में चला गया। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, पहले हमने अथक प्रयास किए थे, भारतीयों के द्वारा अथक प्रयास किए थे और उसके बारे में चर्चा की थी। और उसके बारे में क्या है उन्होंने खोद किया था, उत्खनन किया था और उसके बारे में जानने के प्रयास किए थे। भारतीयों के द्वारा प्रयास किए थे, लेकिन बाद में क्या है ये सभ्यता पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसलिए क्या है हम इनके बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ते नहीं है। अपनी राजस्थान की सभ्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें एक तो कहेगा कालीबंगा आती है, आहड़ आती है, गणेश्वर आएगा, विराट।
आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर के अंदर है। आहड़ उदयपुर है, गणेश्वर सीकर के है, विराट जयपुर की सभ्यता है और कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ की सभ्यता है। इसके बाद अगर बात करते हैं, रेड मालव नगर में है, ठीक है, बालाथल है, इसवाल है, झाड़ोल है, अन्य विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में छोटी छोटी सभ्यताएं, लेकिन मुख्यतः मोस्टली जो इन 4 सभ्यताएं हैं, सबसे बड़ी जो सभ्यताएं ये 4 यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल ही में, अभी थोड़े दिन पहले, महीना भर का समय हुआ है, भरतपुर का एक क्षेत्र है, भरतपुर का क्षेत्र है, वहां से अभी एक गांव मिला है, वहां पर खुदाई करे थे लोग, ठीक है, जमींदार रहते हैं, वो किसी या मकान बना रहे थे या किसी अन्य कार्य को लेकर वहां पर खुदाई कर रहे थे। वहां पर खुदाई करते हुए क्या है, अभी उन्हें एक नई सभ्यता के बारे में पता चला है कि यहाँ पर लोग रहते थे। मकान वैसे के वैसे बने हुए, ईंटें भी पड़ी है वहां पर, खुदाई की जैसी क्या है, नीचे मकान बिल्कुल जैसा मकान का शेप है वैसा मकान मिला है, और आसपास में क्या है, जो वस्तुएं जो वो लोग काम में लेते थे वो क्या है वहां पर मिली है। तो भरतपुर में अभी नई सभ्यता उसकी खोज की गई, तो चर्चा करेंगे उसके बारे में। लेकिन हम इसको स्टार्ट करते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं हैं किस प्रकार हम क्या इनके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं तो ये सभ्यताएं हैं, ये सारी जो सभ्यताएं लगभग एक राजस्थान में एक पर्वतमाला है। आप कभी जयपुर आए, सीकर, जयपुर, इन क्षेत्रों में आएंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ एक पहाड़ी नुमा संरचना है, जैसे चूरू है, सूरतगढ़ है, इन क्षेत्रों में जैसे टिब्बे-नुमा संरचना होती है, रेगिस्तान है, टिब्बे-नुमा संरचना है, चारों तरफ है शहर के। उसी प्रकार अगर हम जयपुर, सीकर की ओर अग्रसर होते हैं, जाते हैं, तो आप देखेंगे चारों तरफ क्या है, एक पर्वतनुमा संरचना है जिसका नाम क्या है, अरावली पर्वतमाला, जिसका नाम क्या है, अरावली पर्वतमाला है। तो ये सभ्यताएं हैं, ये लगभग सारी सभ्यताएं, मोस्टली 4 सभ्यताएं, ये सभ्यताएं इनके किनारे बसी हुई, लगभग ये अरावली जो पर्वतमाला है इस क्षेत्र विशेष में बसी हुई है। क्यों, यहाँ पर क्या है, एक तो ऊंचा भाग था, और एक इसमें क्या है, जो पानी का भाव क्षेत्र था वो इसके अनुरूप था, तो लोग यहाँ पर आते थे और बसते थे। हमने देखा इतिहास जब पढ़ते हैं तो हमने देखा पहले आदि मानव है या लोग थे, वो उस क्षेत्र में रहा करते थे जहां पर नदी बहती थी, पानी का भाव क्षेत्र था, और अगर हम बात करते हैं ऊंचाई पर थोड़ा क्षेत्र था। सिंधु नदी है तो अरबी विद्वान थे, सिंधु है, हिंदू है, ईरानी थे, वो क्या सिंधु नदी के किनारे बसे थे, और उन्होंने एक सभ्यता का निर्माण किया जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में लोग उस वहां पर बसते हैं जहां पर पानी का भाव क्षेत्र, और कुछ क्षेत्र के भाव क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर, उसे इसलिए क्या उन्हें रहने में आसानी हो। तो हम बात करेंगे राजस्थान की बात, तो राजस्थान में एक पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। राजस्थान की अगर बात करते हैं, एक पर्वतमाला है जिसका नाम क्या है, अरावली है। तो ये कौन सा है अपना, राजस्थान। राजस्थान का नाम मेघ हमने बनाया था, ज्योग्राफी पढ़ा था, तो विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का है, यानी पतंगनुमा एक संरचना है, इस प्रकार का है, न तो ये पूरा ऐसे है न ये पूरा है, तो दबा हुआ पतंग के आकार की एक संरचना है। तो विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का अपने राजस्थान की आकृति। इसका ये क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये अपना उत्तरी है, और ये अपना दक्षिणी है, और ये अपना कौन सा था, पूर्वी, और ये अपना कौन सा था, पश्चिमी है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है, ये हमारे राजस्थान के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इन्हीं की अगर हम बात करते हैं, इन्हीं के मध्य से एक पर्वतमाला निकलती है, एक क्या है, पहाड़ी नुमा संरचना निकलती है, जो अगर हम बात करते हैं दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिणी पश्चिम से क्या उत्तर पूर्व की ओर क्या इस प्रकार फैली हुई, इसे क्या कहा जाता है, एक पत्थरनुमा संरचना है। जयपुर इस क्षेत्र में आप आए तो देखें एक पत्थरनुमा संरचना है, चारों तरफ फैली हुई, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम की अगर हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला। इसका नाम क्या है, अरावली पर्वतमाला है। कौन सी माला है, अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। ये अब किन किन क्षेत्रों में फैली है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के पालनपुर तक है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के क्या, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की पालनपुर तक फैली हुई है। तो ये कितनी पूछा जाए, तो ये क्या है, तो क्या दिल्ली में फैली हुई है, दिल्ली, फिर आएगा अपना हरियाणा, फिर आता है राजस्थान, फिर कौन सा आता है, गुजरात। तो अरावली जो पर्वतमाला है ये दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान तक फैली हुई है। दिल्ली, हरियाणा, अगर कोऑर्डिनेट मैप में देखें तो इस प्रकार होगा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक है। इस प्रकार की हमारी जो अरावली पर्वतमाला ये फैली हुई। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है जिसका नाम रायसीना हिल है, रायसीना हिल की पहाड़ी पर है, राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है वो इसी अपनी अरावली पर्वतमाला पर बना हुआ है।
जिसका नाम कौन सा है, रायसीना हिल्स है, रायसीना की पहाड़ी है। उसी पहाड़ी पर अपने राष्ट्रपति निवास करते हैं। राष्ट्रपति यहाँ पर रहते हैं, उनका निवास बनाए, बहुत सारा एक लंबा चौड़ा उनका क्या है, एक मकान है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं। राष्ट्रपति अगर पर डे एक कमरे में रहे तो भी 30 दिन में कहे सारे कमरों में नहीं रह सकते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम जयपुर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रहते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के चारों तरफ एक पर्वतमाला है जिसका नाम क्या है, अरावली पर्वतमाला है। चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। अरावली पर्वतमाला, ये अरावली जो पर्वतमाला है क्या केवल राजस्थान में फैली है या और भी राज्यों में फैली हुई है? तो ये केवल एक राजस्थान में नहीं है, दिल्ली से चलती है और गुजरात तक चलती है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कौन सा आता है, पालनपुर है। गुजरात का एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, पालनपुर है, वहां तक ये फैली हुई, वहां तक यह फैली हुई है। जो ये अरावली पर्वतमाला है ये अपने राजस्थान को दो भागों में बांटती है। एक तो इधर वाला भाग हो गया, एक क्या इधर वाला भाग हो गया। तो पहला अगर हम भाग करते हैं तो इसका नाम क्या है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बांटती है। एक क्षेत्रीय नीचे वाला हो गया, इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी मैदान। इसे किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी पूर्वी मैदान है। एक क्षेत्र तो कौन सा हो गया, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और दूसरे की हम बात करते हैं तो कौन सा था, दक्षिणी पूर्वी मैदान। अब ये अरावली पर्वतमाला है, बीचों बीच निकल रही है, एक भाग इधर बांट दिया, एक का भाग इधर बांट दिया। ये जो अरावली पर्वतमाला है, हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कभी ना कभी कि राजस्थान में अन्य राज्यों से बरसात क्या होती है, कम होती है। जयपुर है, इसके आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या बरसात ज्यादा होती है, लेकिन अन्य जो क्षेत्र है वहां पर राजस्थान के है वहां पर बरसात बिल्कुल ही न्यून होती है। जब अन्य जगह बरसात हो जाती है तो फिर यहाँ राजस्थान में बरसना स्टार्ट होता है। क्या कारण है इसके? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता है, कोई कारण हो, कोई किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो इसके पीछे राजस्थान में कम बरसात का एक कारण है अरावली पर्वतमाला। कौन सी आती है, अरावली पर्वतमाला है। इसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ये क्या कारण, एक तो क्या है, इसे मानसून के समांतर कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक तो ये अरावली जो पर्वतमाला है ये मानसून के समांतर, यानी जिस प्रकार मानसून बह रहा है उसी के समांतर है। मानसून की हवाएं चलती है, मानसून की हवाएं अपने अरब सागर से अभी गर्मियों का मौसम, अरब सागर से थोड़े दिनों में क्या है, जून में जो आती है 1 जून के लगभग क्या केरल के तट पर आ जाती है। तो यहाँ से क्या है, वाष्पीकरण होता है, यहाँ से क्या है बरसात के रूप में क्या है, ये बूंदों के रूप में यहाँ से क्या है वाष्प जलवाष्प ऊपर उठाती है और फिर ऐसे बहती है। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है ये भी हमारी क्या मानसून के समांतर, यानी जैसे मानसून बढ़ता है उसी के समांतर ये बढ़ती है। दूसरा, इसे जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, जल विभाजक रेखा। ये अरावली जो पर्वतमाला है इसे एक तो क्या मानसून के समांतर रेखा कहा जाता है, दूसरा जल विभाजक रेखा कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो हमारी मानसून है, जिस प्रकार ये मानसून आगे की ओर गति होती है उसी प्रकार का ये जो अरावली पर्वतमाला ये भी आगे बढ़ती है। तो राजस्थान में कम वर्षा का कारण यह है क्योंकि ये आगे बढ़ रही है, कहीं नहीं टकराएगी। जो चीजें हैं पैरेलल चल रही है, दो कोई भी चीज है अगर समांतर श्रेणी में चल रही है तो कभी थोड़ी टकराएगी, कभी नहीं टकराएगी, वो आगे चलती जाएगी, अनंत तक इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, उन्हें टकराने का कोई मुद्दा नहीं। तो इसलिए क्या राजस्थान में हवाएं जब आती है तो टकराती नहीं, न टकराने के कारण की बरसात नहीं करती। यदि ये रेखा इस प्रकार होती कि एक तो पैरेलल होती और एक हॉरिजॉन्टल इस प्रकार होती तो दोनों रेखा कहीं ना कहीं टकराती और जहां टकराती वहां बरसात होती। तो अगर हम बात करते हैं अरावली जो पहाड़ियां हैं, अभी देखेंगे मानसून वर्षा स्टार्ट हुई, अरावली की जो पहाड़ी यहाँ पर के कुछ जो हवाएं होती है वो टकरा जाती है, इससे क्या बरसात होती है। लेकिन न्यूनतम बरसात का कारण क्या है, अरावली का समांतर होना, मानसूनी रेखा का अरावली के समांतर होना राजस्थान में न्यूनतम वर्षा का कारण है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं तो उनमें क्या ये कारण भी दिया होगा। तो हम पढ़ रहे हैं कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के पालनपुर तक एक पर्वत एक रेखा है जिसका नाम क्या अरावली पर्वतमाला है, जिसका नाम क्या अरावली पर्वतमाला है। ये पालनपुर तक जाती है। राजस्थान को ये दो भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, दूसरा कौन सा है दक्षिणी पूर्वी मैदान। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका नाम क्या है अरावली पर्वतमाला। इसका एक प्राचीन नाम था, इसका अरावली का अगर हम बात करते हैं प्राचीन नाम क्या है, अरावली का प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूं तो इसे क्या कहा जाता है, अरावल है।
कौन सा बल है? अड़ावल है। अरावली को प्राचीन समय में अड़ावल के नाम से जाना जाता था। तो अरावली का प्राचीन नाम क्या कहलाता है? अड़ावल है। अब इसकी कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई है, यानी ये अरावली है दिल्ली से लेकर गुजरात के पालनपुर तक जाती है, इसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी कुल लंबाई है, कुल लंबाई 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर इसकी राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है इसकी क्या है? लंबाई, जिसका प्राचीन नाम क्या है? अड़ावल है। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, ये तो कुल है 692, तो क्या है? इसकी कुल लंबाई है। क्या राजस्थान में इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है? तो हाँ, राजस्थान में इसकी लंबाई की अगर बात करता हूं तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। 550 जो किलोमीटर है ये हमारे राजस्थान में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका प्राचीन नाम अड़ावल है। इसका प्राचीन नाम क्या है? अड़ावल है। और इसकी कुल लंबाई क्या है? 692 किलोमीटर। कुल लंबाई क्या है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी 550 किलोमीटर। ठीक है, इतने क्षेत्र में फैली हुई है। अगर मैं बात करूं कितना परसेंट है, तो ये पूरी अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में अगर पूछेगा कि पूरी अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में कितना विस्तार है, राजस्थान में विस्तार बताइए, तो राजस्थान में इसका 80% भाग जो है वो राजस्थान में। 692 इसमें देख लीजिए आप, 550% तो केवल राजस्थान में है, राजस्थान में फैली हुई है। इसलिए अगर बात करते हैं कि 80% जो अरावली पर्वतमाला है ये हमारे राजस्थान में देखने को मिलती है। इसके अलावा दिल्ली में कुछ भाग देखो, हरियाणा में देखते हैं, गुजरात में देखते हैं, लेकिन राजस्थान में क्या है? आप चलेंगे, आपने कभी इधर क्या है जयपुर की तरफ आए होंगे तो आपने देखा होगा कि रोड के साइड में क्या है? एक लंबी समांतर रेखा इस तरह चलती हुई दिखाई देती है। सीकर है, इनके आसपास का क्षेत्र है, नीम का थाना है, और जयपुर है, जयपुर से आगे भी निकलती है, दो साइड इस प्रकार है। ठीक है, तो ये जो पर्वतमाला है इसका नाम क्या? अरावली पर्वतमाला। रामगढ़ विस्तृत क्षेत्र है, रामगढ़ बांध है जयपुर का, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो कुछ क्षेत्र तो क्या है इस अरावली के इस साइड है और कुछ साइड है इस तरफ है, यानी अरावली को बीच से काटा गया है। दोनों के बीच में क्या? दोनों तरफ जयपुर फैला हुआ है, कुछ क्षेत्र इस तरफ है और कुछ इस तरफ है, तो उनको क्या है? लोगों ने काट करके अरावली को बीच में का रास्ता बनाया है। तो अरावली पर्वतमाला लगभग कुल लंबाई इसकी 692 है, जिसमें से लगभग 80% केवल और केवल राजस्थान में फैली हुई है। कुल लंबाई 692, राजस्थान में 550 किलोमीटर है, और कितना परसेंट है? परसेंट की पूछेगा तो 80%। समझ में? हम जयपुर में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात है, यहाँ पर एक पर्वतमाला की बात करें जिसका नाम अरावली है। इसकी कुल लंबाई 692, राजस्थान में इसका 550 किलोमीटर फैली। इसका कुल परसेंट का कितना? 80% है। यह राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी मैदान। उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। मरुस्थलीय प्रदेश है तो मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा, तो दक्षिण पूर्वी मैदान की मैदानी भाग आता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर इस क्षेत्र का जो होता है इन क्षेत्र में आएगा। और इस रेखा को क्या कहा जाता है? मानसून रेखा। ठीक है, ये जो अरावली पर्वतमाला ये क्या कहा जाता है? मानसून के समांतर है, और दूसरा इसे क्या कहा जाता है? जल विभाजक रेखा। मानसून के समांतर है या इसे जल विभाजक रेखा की श्रेणी में बांटा गया। जल विभाजक यानी जल को बांट देती, विभाजन करने वाली, यानी अगर टकराती तो बारिश करती, लेकिन टकराई नहीं है तो विभाजित करिए कि जल को आगे की ओर लेकर जा रही है, तो इसलिए जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें किस प्रकार की वनस्पति, क्या लोग ज्यादा सघन रहेंगे या कम रहते हैं, किस प्रकार है? तो इसमें अगर बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थल क्षेत्र है, तो वर्षा क्या होती है? कम होती है। यहाँ पर क्या है? वर्षा कैसी होगी? कम होगी, क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश है तो वहां पर क्या है? किसी भी प्रकार का मरुस्थल क्षेत्र है, तो वहां पर जब बरसात की अगर बात करते हैं तो बरसात किस प्रकार की? न्यून देखने को मिलेगी, यानी कम वर्षा देखने को मिलती है। वर्षा कम होगी तो यहाँ पर वनस्पति किस प्रकार की? अगर हमारे क्षेत्र विशेष में बरसात ही नहीं हो तो क्या हमारे वनस्पति हो? नहीं, वनस्पति किस प्रकार की होगी? विरल होती है। तो इसमें वर्षा कम है तो वनस्पति किस प्रकार की होगी? विरल होगी। वनस्पति क्या होगी? विरल होगी, यानी वनस्पति कम होगी। विरल की जगह आप क्या कम लिख सकते हैं? वनस्पति न्यूनतम पाई जाती है। ऐसा लिखें आप कि वनस्पति क्या है? न्यूनतम होगी, वनस्पति यहाँ पर कम पाई जाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे जो क्षेत्र विशेष की अगर बात करते हैं तो बीकानेर और जो चूरू क्षेत्र यहाँ पर क्या है? बिल्कुल नहरें नहीं, बरसात के केवल बरसात के मौसम में यहाँ कुछ होता है तो होता है, एक ही फसल ली जाती है, दोनों फसलें नहीं होती है। इस क्षेत्र में वनस्पति किस प्रकार की है? वनस्पति कम होती है,
यानी न्यूनतम होती है, बरसात होगी तो ही वनस्पति होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी प्रकार ये हमारा क्षेत्र है, मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर वर्षा कम होती है तो वनस्पति कम होती है। केवल यहाँ पर एक फसल देखने को मिलती है, जैसे ये क्या लोग इनकी तरफ मशीनें ये नहीं चलती है, गेहूं ज्यादा नहीं होता है, सरसों ज्यादा नहीं होते, न्यूनतम श्रेणी में होते हैं। तो इनको एक फसल होती है, नरमा कपास यहाँ की फसल नहीं है, यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि पानी नहीं, पानी की पूर्ति कहाँ से करेंगे, अपने क्षेत्र विशेष में नहीं है, तो यहाँ पर किस प्रकार पानी की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक ही फसल ली जाती है। अपनी तरफ तो क्या है, जो चावल होते हैं, नरमा है, कपास है, सभी प्रकार की फसलें हो जाती है क्योंकि पानी की अभी तक पूर्ति हो रही है। लेकिन इस क्षेत्र में मरुस्थलीय प्रदेश है तो पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, केवल एक फसल ली जाती है। तो वनस्पति किस प्रकार, क्योंकि विरल यानी न्यूनतम होती है, वनस्पति क्या न्यूनतम होगी। केवल गेहूं या सरसों की नाम मात्र की, कोई चना बीज लेते हैं तो चने की जो फसल है होती है। हमारे एक दोस्त है वो बताते थे कि हमारी तरफ क्या फसलें नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है, बरसात कम होती है, बरसात कम होने के कारण वनस्पति भी क्या कम पाई जाती है। अगर बरसात कम होगी, वनस्पति कम होगी तो लोग क्या ज्यादा रहेंगे कम रहेंगे, तो यहाँ पर जनसंख्या भी क्या पाई जाती है, विरल है। अगर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं, जनसंख्या, अगर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या क्या पाई जाती है, विरल है, यानी जनसंख्या कम है। अगर आप देखेंगे मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र की तुलना में ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है इसमें जनसंख्या क्या है, कम पाई जाती है। क्यों, सभी चीजों की क्या कमी होती, लोग रहते तो हैं लेकिन क्या है पूर्ति नहीं हो पाती उतनी, तो जनसंख्या क्या ज्यादा यहाँ पर नए निवास करने में क्या उच्च क्षेत्रों में जाती है जहां पर अच्छा जीविकोपार्जन हो, अच्छी बरसात और अच्छी फसलें हो, या वो शहरी तरफ अग्रसर होना प्रयास करती है। ठीक है, जो शहर में रहते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में वो तो ठीक है, वो तो अपना क्या जीविकोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन जो देहाती क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनका कृषि का जरिया है। कृषि में बरसात आजकल कम होती है, बरसात होती नहीं है और समय पर नहीं होती तो है, लेकिन कई बार समय पर नहीं होती, फसलें खराब कर देती है। तो जब इस प्रकार के लोग हैं वो क्षेत्र विशेष में रहते हैं तो वहां पर क्या जनसंख्या न्यून रहेगी, वो लोग क्या पलायन कर जाएंगे, फिर शहर की ओर है, अपने आसपास के क्षेत्र विशेष में क्या शहर की ओर रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो जनसंख्या विरल हो जाएगी, आपको पता है, और वनस्पति न्यूनतम पाई जाती है, वर्षा कम होती है। इसके बाद दूसरी पर बात करते हैं और इसमें देखते हैं कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की है सारी नदियां अपना पानी कहां ले जाती है, अरब सागर में। इधर अपना अरब सागर है, अरब सागर है। उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से यहाँ की जो जनसंख्या, यहाँ की जो नदियां, सॉरी जनसंख्या नहीं, यहाँ की जो नदियां है वो अपना पानी किस तरफ लेकर जाती है, तो ये अपना पानी है सारा अरब सागर, यहीं से जो अरब सागर है वहीं से क्या नदियां उत्थान करती है, वहीं पर क्या मिलाप करती है। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो नदियां हैं अपना पानी भाव क्षेत्र किस तरफ, अरब सागर की ओर ले जाती है, अपना पानी किस तरफ ले जाती है, अरब सागर की ओर ले जाती है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी मैदान, इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं वर्षा। आपने देखा होगा दक्षिणी पूर्वी मैदान है, वर्षा, वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, चेरापूंजी की संख्या दी गई, बहुत ज्यादा बरसात होती है, तो इस क्षेत्र में बरसात क्या होती है, ज्यादा होती है। बरसात ज्यादा होगी तो वनस्पति कैसी होगी, सघन होगी, वनस्पति ज्यादा पाई जाती है, वनस्पति सघन, इसको क्या सघन, यानी यहाँ पर क्या दोनों फसल लीजिए, आप क्या दोनों ही फसल ले सकते हैं। कपास, काली माटी की मृदा होती है, चावल होते हैं यहाँ पर, ठीक है, सभी प्रकार की लगभग फसलें यहाँ से उत्पादित की जाती है, गन्ना भी होता है। वनस्पतियां जब बढ़ेंगे तो उनमें चर्चा करेंगे। कृषि का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सभी प्रकार की क्या है वनस्पति हो जाती है, सभी प्रकार की कृषि कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट कौन सा था, वर्षा ज्यादा होती है, दक्षिणी पूर्वी मैदान में बरसात ज्यादा होती है, बरसात ज्यादा होने के कारण यहाँ पर वनस्पति सघन पाई जाती है। और अगर वनस्पति सघन होगी, अगर किसानों को, कृषि को अगर पूर्ण रूप से उत्पाद मिल जाएगा, अगर 6 महीने की कृषि करते हैं उनमें उनका उत्पादन उनके अनुकूल स्थिति के अनुसार हो जाए, यानी जिस प्रकार उन्होंने खर्चा किए हैं उसके अनुरूप उन्हें मिल जाए, तो वहां पर जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा निवास करती है। तो जनसंख्या यहाँ पर कैसी पाई जाती है, जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है, जनसंख्या यहाँ पर किस प्रकार पाई जाती है, अधिकतम है। तो ये हमारा कौन सा था कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक पर्वतमाला आती है जिसका नाम क्या है, अरावली पर्वतमाला, जिसका नाम कौन सा आता है, अरावली पर्वतमाला है। ये अरावली पर्वतमाला है, इसी में ये सभ्यताएं बसी हुई, तो इसके बारे में थोड़ी सी हमने क्या है चर्चा की है। अब हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी मैदान की जो नदियां हैं वो पानी कहां पर ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। दक्षिणी पूर्वी मैदान की अधिकांश जो नदियां हैं, यानी सबसे
जो अधिक नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। इसकी एकमात्र माही नदी है वो अपना पानी के बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है। बंगाली खाड़ी किधर इधर है, अपना मैप देखते हैं तो बंगाली खाड़ी इधर आता है, ये अपना बंगाल की खाड़ी, और इधर कौन सा अरब सागर है, विस्तृत भाग अरब सागर में है, तो ये है। तो एकमात्र दक्षिणी पूर्वी मैदान की सारी नदियां अपना पानी भाव से किस तरफ ले जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती है। एकमात्र माही नदी है वो अपना पानी यहां से उठाकर कहां पर लाएगी, अरब सागर में जाती है। इतनी दूरी पर ये क्या है अपना पानी ले जाती है, यानी अरब सागर में ये अपना पानी गिराती है। ठीक है, तो अरब सागर में माही नदी अपना पानी लेकर जाती है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि दक्षिणी पूर्वी मैदान के एकमात्र वह कौन सी नदी है जो अपना पानी अरब सागर में न गिराकर बंगाल की खाड़ी में न गिराकर अरब सागर की ओर ले जाती है, तो माही नदी है दक्षिणी पूर्वी मैदान की एकमात्र नदी है जो अपना पानी, वैसे तो इसे अरब सागर में ले जाना चाहिए लेकिन यह उस तरफ नहीं जाती है, ये उल्टा बहती है और अरब सागर की तरफ अपना भाव से ले जाती है। तो इस प्रकार ये हमारी अरावली के बारे में कुछ बातें। अब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे और जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम सभ्यता पढ़ेंगे विराट। सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे, विराट। अभी हाल ही में तापमान अधिकतम हो रहा है, तापमान क्या है, अधिकतम हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। अभी कहा जाता है, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कहा गया कि जो अरब सागर है, ये महासागर जो होते हैं, यहाँ पर हमने चर्चा की थी, जब ज्योग्राफी पढ़ा था तो हमने चर्चा की थी कि ग्रीष्मकालीन में कौन सी हवा चलती है, दिन में कौन सी है, स्थल समीर चलता है या जल समीर चलता है, दिन में स्थल समीर चलता है या जल समीर या स्थल समीर। अभी अगर हम बात करते हैं तो दिन का तापांतर क्या अधिक, पृथ्वी का तापांतर देखते हैं तो दिन का तापांतर पृथ्वी का अधिक है। अगर हम जल का तापांतर देखें तो जल का तापमान क्या है, पृथ्वी की तुलना में न्यून होता है। ठीक है, तापमान कम होने के कारण ये हवाएं कहां से कहां तक चलती है। अगर हम बात करते हैं तापमान और वायुदाब की, हमने चर्चा की थी पीछे, तापमान मोस्टली वायुदाब है, यानी जहां तापमान अधिक होता है वहां वायुदाब क्या होता है, न्यून होता है, और जहां तापमान न्यून होता है वहां वायुदाब अधिक होता है। तो तापमान क्या है, अब क्या पृथ्वी का तापमान अधिक है तो वो यहाँ का क्या वायुदाब कम हो रहा है, हवाएं चल ही नहीं है, बिल्कुल गर्मी का मौसम हो रहा है। तो जैसे ही, तो अब कौन सी है, तापमान अधिक है वायुदाब कम है, तो इसमें क्या तापमान से न्यून वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती है। तो अभी क्या है, जल समीर चल रहा है या स्थल समीर चल रहा है। तो दिन की अगर हम बात करते हैं तो दिन में क्या तापमान अपना धरातल का जाता है, तो उच्च वायुदाब से न्यून तापमान, यानी स्थल से क्या है, जल की ओर समीर चल रहा है। दिन में अगर बात करते हैं तो जल से स्थल की ओर इस प्रकार हवाएं चल रही है, लेकिन अभी क्या बिल्कुल रुकी हुई, इसके कारण जो तापमान है वो वृद्धि होगी। ठीक है, तापमान में क्या वृद्धि होगी, मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो सागर है उनके ऊपर जो ये क्या है वायुमंडलीय संरचना है, ये क्या है हमारा सागर, अरब सागर है, प्रशांत महासागर, इनके ऊपर एक वायुमंडलीय संरचना होती है, इनमें घटक पाए जाते हैं। तो ये क्या वाष्पीकरण तो हो रहा है लेकिन ये कहीं न कहीं कारण क्या है, रुक रहा है, सभी जगह एक समान वाष्पीकरण नहीं हो रहा है। ये इनको बाहर निकलने के लिए, कहीं वेपोराइजेशन के लिए कहीं न कहीं जगह नहीं मिल रही है, इसके कारण ये तापमान है ये क्या बढ़ रहा है लगातार। ये जब तक बढ़ता रहेगा जब तक इसमें क्या कहीं न कहीं इनको जगह नहीं मिल जाए। अगर एक बार इनको जगह मिले तो आंधी आएगी, तूफान आएगा, वो तूफान के इसको भगा कर ले जाएगा और क्या है बरसात होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे बात करते हैं इसे सुनने, जैसे अगर हम बात करें कि हम एक कमरे के अंदर, कमरे को चारों तरफ से बंद कर दिया गया, पंखा चल रहा है या कूलर चल रहा है, आपका जो भी साधन है वो चला रखा है आपने, जैसे ही वो पंखा चलेगा घंटा भर, 2 घंटा भर, 3 घंटा भर ऐसे चलता चलेगा, 4 घंटे बाद एक बार में क्या है सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, एक समय संतृप्त एक अवस्था आ जाएगी, तब क्या है इसमें हवाएं क्या बिल्कुल गर्म हो जाएगी, आपको वहां का सहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या है एक समय परिस्थिति ऐसी बनेगी कहीं न कहीं क्या है जो कच्चा मकान होगा तो वहां से तो अपने आप कहीं न कहीं कोई छेद हो जाएगा या आपको क्या है उसको खोलना पड़ेगा, जिससे ही आप बाहर वो हवा बाहर निकलेगी तो वो अवस्था जो है कमरे की वो ठंडी हो जाए। इसी प्रकार मौसम वैज्ञानिक जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो क्या है ये वायुमंडलीय संरचनाएं घटक बने हुए हैं, यहाँ पर दोनों परतों के बीच में कहीं भी इनको निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। जिस दिन जितने भी समय अभी तापमान बढ़ेगा लगातार बढ़ेगा तो एक समय परिस्थिति ऐसी होगी फिर जो प्रशांत महासागर है कहीं न कहीं है यहाँ से क्या है ठंडी हवाएं बहना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि तापमान है उसमें क्या है कुछ मेलजोल घटक ऐसे हो जाएंगे, एक सैचुरेशन पॉइंट संतृप्त पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद में क्या है ये हवाएं हैं कहीं न कहीं निकल जाएगी, तो उसके बाद में प्रशांत महासागर से क्या ये बहना जो सागर है यहाँ से क्या है हवा बहना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार तूफानी आंधी आएगा उसके बाद में क्या है मौसम का जो आकलन वैज्ञानिकों ने कहा है वो क्या सामान्य श्रेणी में हो जाएगा। तो वर्तमान की अगर बात करते हैं तापांतर का कारण यही है कि कहीं इनको क्या जगह नहीं मिल रही है।
क्या है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, विराट सभ्यता। पहले क्या पढ़ेंगे, विराट सभ्यता है। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं विराट। विराट, मैं कहाँ रहता हूँ, जयपुर। मैं और आप जयपुर में रहते हैं या मैं जयपुर में रहता हूँ। जयपुर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हमने कहा था कि एक पर्वतमाला जिसका नाम क्या, अरावली है, पर्वतमाला है जिसका नाम क्या है, अरावली पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला की हम बात करते हैं, इसके ऊपर पहाड़ियां ही पहाड़ियां, छोटी मोटी पहाड़ियां बनी जिसके लोगों ने इनको अलग अलग नाम दे दिए थे। लोगों के द्वारा इस जो अरावली पर्वतमाला है इनके ऊपर छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं इनके लोगों के द्वारा अलग अलग नाम दे दिए। बीजक है, बोमली है, भीम है, महादेव है, गणेश है, ये हमारे के पहाड़ियों के नाम हैं। जयपुर के आसपास के क्षेत्र में जो फैली हुई पहाड़ियां हैं उनके नाम कौन से हैं, बीजक, बोमली, भीम, महादेव और गणेश है। इनमें से एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, बीजक। एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, बीजक है। इस बीजक पहाड़ी पर एक क्या है, विराटनगर बसा हुआ है। बीजक पहाड़ी पर क्या है, विराटनगर बसा हुआ है। मत्स्य जनपद है, जनपद राजधानी, मत्स्य युग है और क्या है, जनपद इसकी राजधानी है। विराटनगर आपने सुना होगा। विराटनगर, अगर महाभारत आपने पढ़ी होगी, महाभारत देखी होगी, आप कहें महाभारत के किस्से आपने सुने होंगे, किताबों में पढ़े होंगे, तो उसमें आपने विराटनगर के बारे में जरूर चर्चा की होगी। तो ये विराट एक बसा हुआ है, बीजक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक क्षेत्र बसा हुआ जिसका नाम है विराटनगर। इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, अगर हम महाभारत पढ़ेंगे तो वहां से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसकी विराट, इसी बीजक जो पहाड़ी है इसके ऊपर एक कौन सी पहाड़ी आती है, एक सभ्यता आती है जिसका नाम है विराट है। विराट सभ्यता इसी पहाड़ी पर बसी हुई है। अगर हम बात करते हैं विराट सभ्यता की तो इसकी बात की जाती है कि इस सभ्यता के किनारे, विराट जो है जयपुर के किनारे बीजक पहाड़ी उसके ऊपर बसी हुई विराट सभ्यता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं तो 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम क्या है, इस पहाड़ी के बारे में क्या उत्खनन किया था, इसके बारे में खोज की थी। इन्होंने क्या खोज की थी कि एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, बीजक है, और इस पहाड़ी पर एक सभ्यता बसी है जिसका नाम क्या है, विराट, जिसका नाम क्या है, विराट सभ्यता है। तो उसके बारे में क्या खोज करती है, तो दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम विराट की खोज की गई थी 1936-37 में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका एक आता है पुणे, एक आता है पुणे उत्खनन किया जाता है 1962-63 में। उनको इस जो विराट की पहाड़ी इसका दोबारा उत्खनन किया जाता है, दोबारा खुदाई की जाती है और दोबारा बताया जाता है। एक कौन से थे, नीलरतन बनर्जी है, एक तो नीलरतन बनर्जी है, एक क्या थे, कैलाशनाथ दीक्षित है। नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा 1962-63 में इस विराट के द्वारा में फिर पुनरुत्थान किया जाता है। तो विराट में क्या क्षेत्र विशेष है, कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का जो अंतिम वर्ष था, 14 वर्ष का वनवास था, तो उनका अंतिम जो वर्ष था वो कहते हैं कि इसी विराट में उन्होंने बिताया था। ये जो विराट है, राजा विराट थे, या विराटनगर के शासक थे राजा विराट है, उनके पास इन्होंने अंतिम समय बिताया था। अंतिम समय में क्या यही रहते हैं। तो ये क्या विराट है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया, यहाँ पर क्या है, कहा जाता है कि बाण गंगा है, अर्जुन गंगा है, तीर की गंगा है, वो निकली है, वो बहती है, जिसे क्या कहा जाता है, बाण गंगा। तो आज ही पढ़ते हैं कि बाण गंगा के मुहाने पर ही हमारा विराट बसा हुआ है। तो बाण गंगा कैसे बहती है, तो पुरानी कहावतों में कहा गया है कि जो पांडव आए थे उनके साथ उनकी माता कुंती भी आई थी। माता कुंती को लेकर पांडवों ने क्या अज्ञातवास काटा था, और उनकी माता जब आती है तो ये पहाड़ियों पर जा रहे थे, पहाड़ी क्षेत्र विशेष है, यहाँ पर गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो क्या माता कुंती को प्यास लगती है। माता कुंती को जैसे ही प्यास लगती है, माता कुंती कहती है, हे अर्जुन तू कहाँ ले आया, हे अर्जुन तू मुझे यहाँ कहाँ ले आया, ना तो यहाँ पानी पीने के लिए, ना तो खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है। तो अर्जुन ने अपनी माँ को इस अवस्था में देख करके है अपने तरकस से बाण निकाले। अर्जुन को वरदान धनुर्धारी थे, तो अर्जुन को वरदान मिला हुआ था, उन्होंने क्या अपने तरकस से बाण निकाले और अपने इष्ट को याद किया और वहां से क्या तीर चलाया। जैसे यह बीजक की पहाड़ी से टकराता है, बीजक की पहाड़ी से क्या है टकराया था, और वहां से क्या है एक नदी बहनी स्टार्ट होगी। कहावतों में कहा गया कि वहां से एक नदी बहनी स्टार्ट होगी, जिसे बाण गंगा, अर्जुन गंगा या तीर गंगा के नाम से जाना जाता है। माता कुंती ने वहां से क्या है पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो इस प्रकार हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज तो हमने इसका बेसिक स्टार्ट किया कि अरावली पर्वतमाला में है, तो इसलिए हमने अरावली के बारे में थोड़ा सा देख लिया, डिस्कस कर लिया, क्या होता है क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो अगली चर्चा करेंगे विराट की सभ्यता है, कौन सी आती है, विराट की सभ्यता है जो जयपुर में बसी हुई है, ठीक है। कौन सी पहाड़ी पर है, अगर बात करते हैं बीजक की पहाड़ी पर है, और कौन सा जनपद था, मत्स्य जनपद, जनपद युक्त था, मत्स्य जनपद है, राजधानी कौन सी थी, विराटनगर। इसके बारे में चर्चा अगले सेशन में। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।